अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर और आफिया नासिर ने। नावल का नाम है अंगना फूल खिलेंगे। मुसन्निफ़ा है राहत जबी और आप सुनेंगे आज इसकी किस्त नंबर 19। हिना की खुशबू में बसा रंगों में ढला सफ़ेद हाथ उसके गंदमी हाथ में था और निगाहें उसके चेहरे पर जमी थीं। वो नाज से मुस्कुराई। क्या देख रहे हो? अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन था कि जिससे मैंने मोहब्बत की वही मेरी ज़िंदगी का साथी बनेगा। और देखो, सानिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मैं यहाँ हूँ। ठीक कहा, तुम मेरे नसीब की बारिश थी, किसी और छत पर कैसे बरस जाती वो शौक़ हुआ, मगर तुम तो किसी और छत पर बरसने को तैयार थे। नताशा ने शरारत से कहा। प्लीज़, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वसीम ने फ़ौरन टोक दिया। ओके, वैसे भी ये रात सिर्फ हम दोनों की है। नताशा का लहजा शौक़ हुआ। नताशा, मैं जानता हूँ हमारे घर का माहौल बहुत मुख्तलिफ है, मगर प्लीज़ तुम मेरी खातिर एडजस्ट कर लेना। घर में सिर्फ अम्मी अब्बू और दादी ही तो हैं जिनका तुमने ख्याल रखना है। नताशा की शौक़ी जज्बात सब ठुस हो गए। तुम अब बैठकर मुझे अपने घर वालों की खिदमत का लेक्चर दोगे? नताशा ने हाथ छुड़ा लिया। ऐसी क्या अनोखी बात कह दी मैंने? वसीम हैरान हुआ। मैं यहाँ तुम्हारे माँ बाप और दादी की खिदमत के लिए आई हूँ। चेहरे पर बरहमी के तासुरात दर आए। यार, वो मेरे माँ बाप हैं, तुम्हारे हैं, मेरे तो नहीं हैं। ऐसा दो टोक लहजा। वसीम तो हक्का बक्का रह गया। और वसीम, मुझे तुमसे इतनी टिपिकल बातों की उम्मीद नहीं थी। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुई है और तुम उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने के बजाय जिम्मेदारियों का सबक पढ़ा रहे हो। माँ बाप की खिदमत, बहन भाइयों का ख्याल, मेरे एहसासात, मेरे जज्बात, तुम मुझे अपने घर वालों की मुलाजमा बनाकर लाए हो। नई नवेली दुल्हन रोने बैठ गई थी। वसीम के हाथ पैर फूल गए। मैं तो ऊपर की मंजिल बनवाने का मशवरा दे रही थी। चाय के साथ गुलाब जामुन और नान खताई ठूंसते आसफा नादरा को तपाने और दीगर मेहमानों को महजूज करने में पूरी तरह कामयाब थी। नादरा का गुस्से और शर्मिंदगी से बुरा हाल था। सुना था बहुत अमीर घर की लड़की है, सामान से घर भर देगी। नादरा बेचारी ने तो पुरानी चीज़ों का हमसाई से सौदा भी कर लिया था कि आधी कीमत पर ले लेना। ज़रूरत क्या थी इतनी बड़के मारने की? सानिया ने दांत पीसे। माँ ने इतना शोर ना मचाया होता तो आज फ़ख्र से कह सकते थे कि भाई ने खुद ही जहेज़ लेने से मना किया है। जहेज़ तो है ही लानत। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही ख्वाब दिखाए थे। नादरा रोहासी हो गई। नादरा, पहनावनिया के कपड़े नहीं मिले? आसफा को हर बात याद थी। राबिया तवील सांस लेकर उठ गई। आसफा को कौन रोक सकता था? बेहतर था कि बाकी मेहमानों को चाय पानी का पूछ लिया जाए। मैंने पूछा, दुल्हन के घर से नाश्ता भी आएगा या बाकी सामान की तरह वो भी गोल है? 3 बार तो नाश्ता करवा चुके हैं, नादरा ने जल भुनकर कहा। चाय मिठाई से पेट थोड़ी भरता है, आसफा ने नाक चढ़ाई। दादी गुपचुप बैठी थी। कल से पेट दर्द की शिकायत थी। इसी बात को बुनियाद बनाकर उन्हें बारात के साथ भी नहीं ले जाया गया। अब भी कभी पेट में मरोड़ उठते तो कभी मतली की शिकायत होती। वो नया सूट पहने गुच्छा मुच्छा बनी हुई पड़ी थी। अपनी अफरा तफरी में किसी की भी तवज्जो उन पर नहीं थी। राबिया मेहमानों को देखने के साथ दोनों बच्चों में उलझी थी, जो दांत निकालने के प्रोसेस की वजह से चिड़चिड़े हो रहे थे। लेकिन एक बार वो ज़बरदस्ती दादी को लीमू पानी बनाकर पिला गई थी। जिस्म तेज़ी से कमज़ोरी की तरफ माइल था। खाल लटक गई थी और जिल्द की रंगत पीलाहट माइल थी, लेकिन ये देखने के लिए कोई भी फारिग ना था। शबीर किसी काम से अंदर आए। दादी ने सर उठाकर उन्हें देखा। वो कहना चाहती थी कि वो उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। तभी तैयार श्यार वसीम एक बैग घसीटता आ गया। अकब में खुशबुओं का झोंका था। बैग देखकर नादरा के दिल को ढारस हुई। आ गए पहनावनियों के कपड़े। उन्होंने जताती नज़रों से आसफा को देखा, जबकि नताशा का हैंड बैग देखकर चौंकी। क्या वो लोग कहीं जाने की तैयारियों में थे? तभी वसीम ने बाप से इजाज़त चाही। कैसी इजाज़त? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सभी हैरान होकर उन्हें देखने लगे। नताशा के घर। वसीम ने नज़रें चुराईं। नाश्ता करके हम लोग हनीमून के लिए निकल जाएंगे। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। एक लम्हे को ऐसी खामोशी छाई कि सुई भी गिरे तो आवाज़ आए। सानिया ने नताशा को देखा। वो उसी को देख रही थी। मुस्कुराकर असबात में सर हिला दिया। सानिया चिढ़कर वहाँ से उठ गई। ब्याह को 1 दिन हुआ है और तुम लोगों ने बोरिया बिस्तर बांध लिया, दादी ने नकाहत ज़दा आवाज़ में एतराज़ किया। लोग दुल्हन देखने आएंगे तो क्या जवाब देंगे? दादी, नताशा ने लाड भरे लहजे में पुकारा। जिन्होंने देखना था शादी पर देख लिया, और माशाल्लाह से आपका तो सारा ख़ानदान ही बारात में मौजूद था।
اور ہانی مون پر تو ابھی جائیں گے، بوڑھے ہو کر تو جانے سے رہے۔ ثانیہ نے کمرے کے دروازے میں رک کر نتاشا کو دیکھا، پھر مہمانوں کو۔ ایک دن کی دلہن پٹر پٹر بول رہی تھی۔ ایک دلچسپ تماشا، تم لوگوں نے پہلے بتایا نہیں، کم از کم گھر کے بڑوں سے اجازت ہی لے لی ہوتی۔ اچھا شبیر کو بھی نہ لگا تھا۔ انکل، کیا ثانیہ اپنے ساس سسر سے اجازت لے کر جاتی ہے؟ ثانیہ کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ وہ بپھر کر کچھ کہنے کو تھی کہ بے اختیار رابعہ نے اس کا بازو پکڑ کر تیزی مگر رسانیت سے پوچھا، کتنے دنوں کا ٹرپ ہے؟ پتہ نہیں، وہاں جا کر پتہ چلے گا، سب کچھ پاپا نے ارینج کیا ہے، وسیم نے کہا تو نادرہ اور شبیر کے دل پر ٹھک سے جا کر لگا۔ پاپا؟ آصفہ نے آنکھیں پھاڑ کر بھتیجے کو دیکھا۔ ولیمے کے بعد چلے جاتے، دادی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ ولیمہ کچھ لیٹ ہے، نتاشا کے ماموں کی فیملی شادی پر نہیں آ سکی تو ولیمہ ان کے انگلینڈ سے آنے کے بعد ہی ہوگا۔ چلیں، چھٹی ہوئی، سب کچھ بالا ہی بالا طے ہو گیا تھا۔ دونوں خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ مہمانوں میں چیم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ آصفہ نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی بجائی۔ لو بھائی، تمہارا بیٹا تو گیا نادرہ۔ دلہن خالی ہاتھ آئی اور دلہا لے کر چلی گئی۔ بھائی، ہم نے تو ایسا نہ دیکھا نہ سنا۔ تو کیا ہو گیا؟ نادرہ نے ڈوبتے دل کو تھاما۔ ہم نے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں، نئے زمانے کے بچے ہیں، ان کی زندگی ہے، جیسے مرضی جئیں۔ آنسوؤں میں بھیگے الفاظ اپنا اثر ہی کھو گئے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، آصفہ کو آج کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا تھا۔ اب بھیا تم کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ بازار سے ناشتہ ہی لے آؤ، وہ تو اپنے سسرال میں ناشتہ کرے گا، ہم میکے میں ہی کر لیں گے۔ میں لاتا ہوں، شبیر کھسیا کر گھر سے نکل گئے۔ تم نے مجھے روکا کیوں؟ ثانیہ رابعہ سے لڑ رہی تھی۔ کیونکہ ایک تو اس نے غلط نہیں کہا تھا، دوسرا مہمانوں سے بھرے گھر میں تماشا نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ رابعہ نے صاف گوئی سے کہا، میرا خیال ہے مجھے حال سے ہی گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ ثانیہ تل ملائی، اب آ گئی ہو تو سسرال سے ہو آؤ، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اکڑ دیکھی ہے، شادی میں شریک نہیں ہوئی۔ توفیق انکل تو آ گئے تھے اور میرا خیال ہے عبید بھی وہیں ہوگا۔ رابعہ کے کہنے پر ثانیہ کو احساس ہوا کہ عبید گھر آنے کے فوراً بعد سے غائب ہے۔ ثانیہ ماں باپ سے ملنے آئی تو دونوں کمرے میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ تمہاری بہن کو تو موقع چاہیے میری بے عزتی کرنے کا، گھر جا کر رابعہ کو پتہ نہیں کیا کیا سنائے گی۔ آصفہ جاتے جاتے تیر چلا کر گئی تھی، نادرہ اپنی ہمسائی کو تو منع کر دو، وہ تو تمہارے گھر کا سامان اٹھانے کو کیری ڈبہ بھی منگوا چکی ہوگی۔ بات تو سوچنے والی ہے، اتنا شور شرابہ کر کے اب بیٹی کو خالی ہاتھ ہی رخصت کر دیا۔ ہاں تو تم نے کون سا بیٹیوں کو ٹرک بھر کے جہیز دیا تھا؟ نادرہ تنک کر بولی، میرے تو حالات ہی نہیں تھے، وہ تو بیٹے کو اچھا پڑھا لکھا لیا، سوچا تھا امیر گھر میں شادی ہو رہی ہے اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہو گئیں آپ لوگوں کی زندگیاں آسان۔ ثانیہ سامنے آئی، تیار ہو جائیں، یہ تو آغاز تھا، آج سے اس گھر میں روز تماشے ہوں گے، اسی لیے منع کر رہی تھی۔ طنزیہ انداز میں کہتے وہ باپ کی طرف متوجہ ہوئی، کسی مغالطے میں نہ رہیں، ضروری نہیں کہ انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا تو انہوں نے داماد کو بھی کچھ نہ دیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ دونوں بری طرح چونکے۔ مطلب اپنے بیٹے سے پوچھیں، میں گھر جا رہی ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ نادرہ نے حیران پریشان ہو کر شبیر کو دیکھا۔ انہوں نے موبائل نکال کر نمبر ملانا شروع کر دیا۔ گاڑی کیسی لگی؟ دونوں کا سفر شروع تھا اور آغاز سفر میں ہی وسیم کو لگ رہا تھا اس کے پر لگ گئے ہیں، وہ اڑ رہا ہے، اوپر، بہت اوپر۔ آسمان گویا چند ہاتھ کے فاصلے پر تھا۔ اس خوبصورت گاڑی کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا جو اب اس کی ملکیت تھی۔ بہت شاندار، وہ مسرور تھا اور نتاشا پرجوش۔ اسی لیے پاپا سے کہا تھا فالتو چیزوں پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے ایک اچھی سی گاڑی لے دیں اور ایک پلاٹ جس پر ہم اپنا گھر بنا سکیں۔ اب میں تمہارے پرانے سے گھر میں تو نہیں رہ سکتی نا؟ نتاشا نے لاڈ سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ گھر تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ وسیم کی پوری طرح سے ٹیوننگ ہو چکی تھی۔ مگر تم نے یہ کیوں کہا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں؟ سب لوگ خوش ہی ہوتے۔ آج کے دور میں کوئی کسی کو خوش دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ ویسے بھی جو کچھ ملا ہے وہ صرف ہمارا ہے، اور پھر تمہاری بہنوں کے لیے مسئلہ ہوتا، ان کے شوہروں کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش انہیں بھی کچھ ملا ہوتا۔ وسیم نے حیرت سے گردن موڑ کر نتاشا کو دیکھا۔ کیا میں نے کچھ غلط سوچا ہے؟ نتاشا نے معصومیت سے پوچھا۔ یہ تو میرے دماغ میں بھی نہیں آیا تھا، تمہاری سوچ کتنی اچھی ہے۔ بس، نتاشا نے بہت پیار سے اس کے بکھرے بال سمیٹے، آج سے تمہارا دل اور تمہارا دماغ میرے قبضے میں ہے، اپنا دماغ لڑانا بند کر دو، تمہیں بہت آگے لے جاؤں گی۔ بیوی خوبصورت بھی تھی، امیر بھی، اور اس پر پیسہ لٹانے کو تیار بھی، تو پھر ضرورت کیا تھی خود کو مشقت میں ڈالنے کی جب سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر مل بھی رہا تھا۔ اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ نتاشا کی ہنسی موبائل کی بیل پر دم توڑ گئی۔ گھر سے کال ہے، وسیم نے کہا تو وہ بدمزہ ہو کر پیچھے ہو گئی۔
सुन लो, अभी तो घर से निकले ही थे। बात सुनो, ये पहले तो तुम्हारी बीवी बड़े दावे कर रही थी, ये ला रही हूँ, वो ला रही हूँ। अब खाली हाथ आ गई या हमसे कुछ छुपा रहे हो? नादरा की पाटदार आवाज़ पर सफ़र का सारा फसूं उड़न छू हो गया। आसमान की तरफ महवे परवाज़ वसीम के कदम ज़मीन पर लगे तो दिल मिला ही गया। वो खाली हाथ आए या कुछ लेकर, आपको क्या मसला है? हमेशा के लिए नहीं गया, 1-2 हफ्तों की बात है। खुदा के लिए हमें थोड़ी प्राइवेसी दे दें, वापस आकर सब बता दूंगा। उसने गुस्से से कॉल काट दी। नादरा ने हैरत से मोबाइल को देखा। क्या हुआ? शबीर ने पूछा। हमारा बेटा बदल गया है शबीर। नादरा रोने बैठ गई। एक ही रात में? शबीर ज़ेरे लब बड़बड़ाए। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी वसीम ने बदला है। सारी शादी में तुम्हारा मूड ख़राब ही रहा। दोनों खाने के बाद बालकनी में बैठे थे। आज कई दिनों के बाद उन्हें फुर्सत नसीब हुई थी। उस शादी में एंजॉय करने के लिए था ही क्या, और शादी भी नताशा से। पता नहीं वसीम को उसमें क्या नज़र आया। सानिया ने नाक चढ़ाई। न जाने क्यों उबैद ने उसे गौर से देखा। उसने माँ के मोबाइल में वो मैसेजेस पढ़ लिए थे जो उसके मोबाइल से डिलीट हो चुके थे। उसने किस दिल से माँ के नंबर को ब्लॉक लिस्ट में देखा था। वो क्या करती है ये उसका फेल है। तुम हमारी औलाद हो, तुम हमारे साथ क्या रवैया रखते हो ये अहम है, आसिया ने कहा था। वो तुम्हारी मोहब्बत में इतनी पॉजेसिव है कि उसका ये अमल बहुत ही थोड़ा है, इरम ने कहा था। वो खुश थी कि भाई फिर से माँ बाप से मिलने लगा था। ऐसे क्या देख रहे हो? सानिया गड़बड़ा गई। सोच रहा हूँ कोई भी इंसान मोहब्बत में इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है कि बाकी सारे रिश्ते काट कर रख दे। क्या मतलब? सानिया सटपटाई। वसीम की बात कर रहा हूँ। उबैद सर झटक कर बाहर देखने लगा। उसने अपनी खुशी के लिए तुम लोगों की परवाह ही नहीं की। सानिया को लगा उसे मौजू बदल देना चाहिए और ये कि उसे आइंदा वसीम और नताशा के हवाले से कोई भी बात उबैद के सामने नहीं करनी। शादी पर अंकल से मुलाकात हुई। तुम्हारे साथ उनका रवैया कैसा है? क्या घर गए थे? उसने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। गया था, ज़्यादा बात नहीं हुई, नाराज़ हैं अब तक। उबैद ने मुख्तसर लफ्ज़ों में बात समेट दी। मुझे भी याद है उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया था। सानिया ने याद दहानी करवाई, साथ ही मोहतात लफ्ज़ों में पूछा। अब जाया करोगे? उबैद ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और तहम्मुल से जवाब दिया। वो मेरे माँ बाप हैं सानिया, कितने ही गलत हों मुझे उनका ख्याल रखना है, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा और न इससे तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ेगा। वो उठकर अंदर चला गया। ये इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? सानिया उलझी। घर से जो होकर आया है कुछ तो कान भरे होंगे। उसने तनफ़्फ़ुर से सर झटका और सोचने लगी कैसे उबैद का वहाँ जाना बंद हो। अफ़ान को इस्लामाबाद 2 दिन के लिए ही जाना था। न जाने कितनी बार मानी को गले लगाकर प्यार किया। इरम को ढेरों हदायत। वो मुस्कुराती अंदर ही अंदर उलझती रही। क्या हुआ? अफ़ान उसकी खामोशी पर चौंका। अभी से उदास हो रही हो? उसने हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। बस यूं ही ज़ारा का ख्याल आ गया था। ज़ारा? वो कहाँ से याद आ गई? अफ़ान ने गौर से इरम को देखा। कोई माँ कैसे अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है? इरम की निगाह मानी पर जमी थी। और अब उसकी तड़प का क्या फ़ायदा है? वो अपने बच्चे को छोड़कर अपना घर बसा चुकी है। सब ढकोसला है। अफ़ान सीधा होकर बैठ गया। मैंने कितनी मिन्नतें की, भाई की जायदाद, ये घर उसके नाम लगा देता हूँ, वो सिर्फ यहाँ रहकर मानी को संभाल ले। निकाह का भी तो कहा था। सरसरी लहजा। अफ़ान चौंका। बीबी जान ने? हाँ, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। उसे हमेशा उस ज़ुबैर के साथ ज़ुबैर के हवाले से देखा था। बहुत मोतबर रिश्ता था हमारे माँ बहन, कैसे कर लेता? अफ़ान ने सर झटका। सब हो जाता है, 2 ख़ानदान 2 ज़िंदगियाँ उलझने से बच जाती। न जाने क्यों वो इस मौजू को तूल दे रही थी। मुझे लगा वो भी जितनी मोहब्बत ज़ुबैर से करती है उसे कभी भूल नहीं सकेगी। वो हमेशा उसके दिल में ज़िंदा रहेगा। वो बोलना भूल गई थी, हंसना भूल गई थी, बस खामोश खाली नज़रों से सबकी शक्लें देखा करती। उसने मैके जाने से इनकार कर दिया। वो यहाँ ज़ुबैर की यादों के सहारे रहना चाहती थी। मैं चाहता था वो पहले की तरह हंसे बोले, क्योंकि ज़ुबैर को उसकी हंसी अच्छी लगती थी। फिर एक दिन मैंने उसकी हंसी सुन ली। वो जैसे माजी के किसी लम्हे की अथाह गहराई में उतर गया था। अवाइली मार्च के दिन, मोतिया के फूलों की खुशबू और सब्ज़ झुंड में किकली डालती ज़ारा की हंसी। वो बेइख्तियार आगे बढ़ा और रुक गया। वो खिलखिलाहट ज़ुबैर के लिए नहीं थी। सामने बैठा नौजवान न जाने कौन सा शहर फूंक रहा था कि ज़ारा के लबों के कुफल टूट गए थे। बीबी जान, ये क्या हो रहा है? वो गुस्से से खोलता बीबी जान के कमरे में दाखिल हुआ। वो कमरे की खिड़की के पास बैठी मुस्कुरा रही थी। मार्च की धूप खिड़की से अंदर आकर उनकी मुस्कुराहट को दमका रही थी। वो यहाँ क्यों आता है? अफ़ान को गुमान हुआ। वो हंसी बीबी जान ने भी सुनी है।
اس کا کزن ہے اور زارا کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ اسے منع کرے مت آیا کرے۔ وہ غصے سے پلٹا۔ تم کیا چاہتے ہو وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ساری خوشیوں کو دفن کر دے، اس کے ساتھ ستی ہو جائے؟ عفان رکا اور پلٹا، تعجب سے ماں کو دیکھا۔ وہ آپ کے بیٹے کی بیوہ ہے۔ اس نے گویا یاد دلایا کہ مرنے والا ان کا بیٹا تھا۔ وہ ایک آزاد انسان ہے جس سے چاہے مل سکتی ہے، جب چاہے ہنس سکتی ہے۔ بی بی جان زارا سے بہت پیار کرتی ہیں۔ ارم کی آواز اسے ماضی سے کھینچ لائی۔ ارم نے بی بی جان کا زارا کے ساتھ رویہ دیکھا تھا، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے۔ عفان پھنکارا۔ میرے بھائی کے مرتے ہی اس کی محبت بھی مر گئی تھی۔ چند مہینوں کے بعد ننھے سے بیٹے کو چھوڑ کر دوسری شادی کر کے چلی گئی، اور میں جب یہ باتیں ماں سے کرتا ہوں تو وہ میرے ہی خلاف ہو جاتی ہیں۔ ان کی گفتگو کے درمیان ماں نے اپنا کھلونا لے کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ ماں تو اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتی ہے۔ ارم نے تعصب سے سر ہلایا۔ ہر عورت وفا نہیں کر سکتی۔ میری ماں بھی تو تھی، بچوں کی خاطر سب چھوڑ دیا۔ ہر عورت حاجرہ بی بی نہیں ہوتی عفان۔ ارم کو اس معاملے میں عفان کا نقطہ نظر بالکل ٹھیک معلوم ہوا۔ ارم، عفان نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھ سے وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم مانی کو اور ہماری اولاد کو اکیلے نہیں چھوڑو گی۔ ارم نے غصے سے ہاتھ چھڑائے۔ جس اولاد کا نام و نشان نہیں اس کی اتنی فکر۔ خبردار جو ایسی باتیں کی، سفر پر جا رہے ہیں اچھی اچھی باتیں کریں، زندگی کی ساتھ نبھانے کی بات کریں۔ کوئی اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ وہ اپنی باتوں سے اسے ماضی کی یادوں اور یاسیت بھری باتوں سے باہر نکال لائی۔ اچھا یہ تو بتائیں یہ ہر ہفتے اسلام آباد کے چکر کیوں لگ رہے ہیں؟ پچھلے ہفتے بھی 2 دن کے لیے گئے تھے، اب پھر جا رہے ہیں۔ اسلام آباد بڑا حسین ہے۔ اس نے شرارت سے آنکھ ماری۔ اور اس کے باسی بھی۔ وہ خفا ہوئی۔ اوہ، انہیں تو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ عفان نے افسوس سے سر ہلایا۔ اتنے شریف۔ اتنے ہی ہیں میڈم، نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی نظر آتا ہے۔ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ محبتوں میں تکرار اچھی لگتی ہے اگر پیار بھری ہو تو۔ رابعہ لاؤنج میں آئی تو ٹھٹک کے رک گئی۔ فروخ صوفے پر نیم دراز تھا۔ ہاتھ میں کھلے موبائل کی اسکرین پر وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا، رابعہ کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی کالی ساڑی میں ملبوس ثانیہ کی تصویر کو دیکھ کر ہوئی، جسے فروخ کلوز کر کے دیکھ رہا تھا۔ فروخ، رابعہ کی متحیر سرسراتی آواز پر فروخ چونکا، پھر اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے پاس یہ تصویر کہاں سے آئی؟ تم تو شادی پر بھی نہیں گئے تھے۔ ثانیہ نے بھیجی ہے۔ فروخ کے اطمینان بھرے جواب پر رابعہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہیں بھابھی؟ وہ میری کزن بھی تو ہے۔ فروخ نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا۔ رابعہ کچھ کہنا چاہتی تھی، کوئی تنبیہ، کوئی ڈانٹ، مگر پھپھو آ گئی۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ میں وہاں سے چلی گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ فروخ کندھے اچکا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ، تم سے بات کرنی ہے، آصفہ نے ڈانٹ کر کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ شادی کب کرنی ہے؟ اماں کر لوں گا، جلدی کس بات کی ہے؟ اس نے نظریں چرائیں۔ وہ چڑیل تو اپنا گھر بسا کر خوش باش بیٹھی ہے، شوہر بھی مٹھی میں کر رکھا ہے، تم اب کس بات کا جوک لیے بیٹھے ہو؟ اماں کوئی جوک نہیں لیا، کوئی اچھی لڑکی ملی تو کر لوں گا۔ فروخ نے بے شانی مسلی۔ مل گئی تمہیں اچھی لڑکی؟ آصفہ نے تنزن کہا۔ اماں، فروخ نے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا۔ تب بے وقوف تھا، نادان تھا، اب عقل آ گئی ہے۔ عقل آ گئی ہے تو دیر کس بات کی ہے؟ نوکری بھی ہے، اپنا کما رہے ہو، کھا رہے ہو، کہو تو لڑکی دیکھوں؟ دیکھ لیں اماں، لیکن مجھ سے مشورے کے بغیر کچھ نہ کرنا۔ شادی تو کرنی ہی تھی، کب تک آنا کانی کرتا؟ آصفہ کے دماغ میں محلے اور خاندان کی ساری کنواری لڑکیاں گھومنے لگیں۔ ثانیہ نے تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ آس پاس کے لوگوں سے اس کے تعلقات بڑھنے لگے تھے، کچھ سہیلیاں بھی بن گئی تھیں، سب مل کر کسی ایک کے گھر جمع ہو جاتی۔ آج آمنہ کے ہاں پارٹی تھی۔ ثانیہ نے آرڈر کر کے ایک اچھی بیکری سے کیک بھی منگوا لیا تھا۔ وہ نکلنے کو تھی کہ رابعہ کی کال آ گئی اور اس کا غصہ۔ تم سکون سے بات کر سکتی ہو، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم فروخ سے رابطے میں ہو؟ میں کیوں ہونے لگی؟ ثانیہ گڑبڑائی۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود اس کے موبائل میں تمہاری تصویر دیکھی ہے۔ آخر تم دونوں کے درمیان چل کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں چل رہا، کزن ہے تو بھول گئی اس کزن نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ اگر عبید کو پتہ چل گیا تو چل جائے، میں کون سا فروخ کے ساتھ افیئر چلا رہی ہوں؟ اس نے معافی مانگی اور میں نے معاف کر دیا ہے، اب کیا سانس بھی عبید کی مرضی سے لوں گی؟ وہ ڈٹائی سے غصہ دکھانے لگی۔ ثانیہ سنبھل جاؤ، کبھی کبھار چھوٹی سی غلطی گھر گھر ہستی کو آگ لگا دیتی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے رابعہ، ہر بات کو سر پر سوار نہ کیا کرو۔ مجھے اپنی فرینڈ کے گھر جانا ہے، بعد میں بات کروں گی۔ اس نے کوفت سے کال کاٹی، پھر فروخ کا نمبر ملایا۔ سہے نصیب، وہ چہکا، کہ تم کیا میری تصویر سب کو دکھاتے پھر رہے ہو؟ یار غلطی سے آپ ہی نے دیکھ لی۔
فوراً ڈیلیٹ کرو۔ ڈیلیٹ کرنے کے لیے تو نہیں منگوائی تھی۔ پر کیا ہے، کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں، میرا اتنا حق بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے، فوراً ڈیلیٹ کرو۔ ثانیہ کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ٹھیک ہے، فاروق نے ناراضی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ عجیب ہی لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کا ایشو بنا لیتے ہیں، وہ بیزاری سے بڑبڑائی۔ مزاج برہم تھا، اب جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس نے گردن موڑ کر کاؤنٹر پر رکھے کیک کو دیکھا۔ اتنا مہنگا کیک اکیلے کھانے کا کیا فائدہ، اگر کسی کو دکھایا ہی نہیں۔ چلی ہی جاتی ہوں، دھیان بٹ جائے گا، وہ بڑبڑائی۔ جس وقت وہ سہیلیوں کے ساتھ کیک کھا رہی تھی تب عبید ماں کے ہاتھ کا ٹرائفل کھا رہا تھا۔ ارم بھی آ گئی تھی۔ دونوں بہن بھائی کی ملاقات بہت دنوں کے بعد ہوئی تھی۔ آسیہ اور توفیق خوشی سے نہال تھے۔ کتنے دنوں کے بعد ان کی فیملی مکمل ہوئی تھی۔ عبید کا آفس یہاں سے قریب تھا تو وہ روز لنچ پر یہیں آ جاتا۔ آسیہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، کھانا بناتی، گھر کا خیال رکھتی۔ لگتا ہے عفان تمہارا بہت خیال رکھتا ہے، ہنستی مسکراتی بہن پہلے سے زیادہ پیاری لگی۔ نہیں، میں عفان کا زیادہ خیال رکھتی ہوں، اس کا ہی نہیں اس کی فیملی کا بھی، اسی لیے میری قدر کرتا ہے۔ عبید کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ارم کو فوراً احساس ہوا۔ سوری، میں صرف اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے فوراً معذرت کی۔ جانتا ہوں، میں اس بارے میں زیادہ خوش نصیب نہیں نکلا۔ عبید کو پچھتاوا ہوتا تھا۔ تم دونوں ایک ساتھ تو خوش ہونا۔ آسیہ چائے بنانے چلی گئی تھی، توفیق صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تھے۔ ہاں، اچھی بات ہے۔ ثانیہ کو پتہ ہے تم یہاں آتے ہو؟ میں نے اسے نہیں بتایا، وہ انسیکیور ہو جائے گی، گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ اوہو، تو عبید صاحب چھپ کر ماں باپ سے ملنے آتے ہیں؟ میرا بھائی اپنی بیوی سے اتنا ڈرتا ہے۔ وہ اسے چھیڑنے لگی تو عبید نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ اب تم مجھ سے پٹو گی؟ مذاق کر رہی ہوں۔ آسیہ چائے لے کر آئیں۔ شرم کرو، امی کام کر رہی ہیں، تم بیٹھی ہو، عبید نے چھیڑا۔ ہاں، میں اب مہمان جو ہوں، ارم نے ڈھٹائی سے کہہ کر اپنا کپ اٹھایا۔ مانی کو بھی لے آتی۔ آسیہ اپنا کپ لے کر عبید کے پاس بیٹھ گئیں۔ وہ سو رہا تھا، میں نے بی بی جان سے کہا میں 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ بہت شرارتی ہو گیا ہے، اب تو باتیں بھی کرنے لگا ہے، وہ جوش سے ماں کو بتانے لگی۔ اس کی مدر نہیں آتی؟ عبید نے پوچھا۔ آئی تھی ایک دفعہ، اپنی شادی شدہ زندگی میں مگن ہے۔ وہ زارا کی شخصیت اور کردار کو صرف عفان کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ امی مجھے اب اجازت دیں، لنچ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ عبید کھڑا ہو گیا۔ آسیہ نے اسے دعاؤں کے سائے میں خدا حافظ کہا۔ آپ نے عبید سے ساری بات کلیئر کی؟ ثانیہ نے جس طرح پیسے مانگے، جو کچھ کہا۔ عبید کے جانے کے بعد ارم نے پوچھا تو آسیہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ان کے لیے عبید کے آنے کی خوشی ہر بات سے بڑھ کر تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کسی بات پر عبید کا مزاج بگڑے۔ شاید اندر کہیں یہ خوف بھی تھا کہ اگر عبید نے اب بھی یہی سمجھا کہ وہ ثانیہ پر الزام لگا رہی ہیں تو وہ ثانیہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اپنی ساس کا خیال رکھا کرو، زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا کرو، بیمار بھی ہیں اور بزرگ بھی، تم لوگوں کی مصروفیت میں اکیلا پن محسوس نہ کریں۔ وہ بات بدل کر ارم کو نصیحتیں کرنے لگیں۔ محلے کی عورتیں بتاتی تھیں دادی بہت بیمار ہیں اور سارا دن کمرے میں اکیلی پڑی رہتی ہیں۔ آسیہ سے سنا تو ارم کا دل چاہا بھاگ کر ان کی عیادت ہی کر آئے، مگر جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد ارم کا جانا بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ ہی چلی جاتی، اس نے ماں سے کہا۔ میرا اس گھر میں قدم رکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا جہاں میری بیٹی پر الزام تراشی کی گئی ہو۔ آسیہ نے صاف گوئی سے کہا تو ارم خاموش ہو گئی۔ بی بی جان کے کمرے میں محفل جمی تھی۔ طویل سانس بھر کے ارم نے خود کو کمپوز کیا۔ زارا حاجرہ بیگم کے بیڈ پر مانی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سامنے نئے کھلونوں کا ڈھیر تھا۔ السلام علیکم۔ ارم کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مانی اچھل کر اس کی گود میں آ گیا اور توتلے لفظوں میں نئے کھلونوں کے بارے میں بتانے لگا۔ گھر میں سب خیریت تھی؟ بی بی جان نے پوچھا تو ارم انہیں بتانے لگی۔ زارا نے فوراً مانی کو نئے کھلونے کا لالچ دے کر گود میں لے لیا تھا۔ آپ کب آئیں زارا؟ بس کچھ دیر پہلے۔ وہ مسکرائی تو گالوں میں ڈمپل نمایاں ہو گئے۔ ارم نے محسوس کیا زارا کے آنے پر بی بی جان خوش ہو جاتی تھی۔ میں نے مسرت کو بتا دیا ہے آج جو کچھ کھانے میں بنے گا۔ ارم نے اسبات میں سر ہلایا۔ یقیناً مینیو زارا کی پسند کا ہوگا، میں دیکھ لیتی ہوں۔ ارم کو نہ جانے کیوں اپنا آپ وہاں اضافی سا لگا۔ تبھی کچن میں آ گئی۔ مسرت مچھلی کو مسالہ لگا رہی تھی۔ ارم بے توجہی سے باقی چیزیں دیکھنے لگی، حالانکہ دل چاہ رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ مجھے زارا کی موجودگی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ ارم نے سلاد بناتے خود سے سوال کیا۔ کھانا اپنے آخری مراحل میں تھا، شاید عفان کی وجہ سے، اس نے خود ہی جواب دیا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا؟ ارم چونک کر پلٹی۔ زارا پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے فریج کے پاس کھڑی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، ارم کہنا چاہتی تھی مگر کہا تو یہ، آپ ہمیشہ عفان کی غیر موجودگی میں آتی ہیں، اسے میرا یہاں آنا پسند نہیں۔ زارا نے کندھے اچکائے۔ تو پھر آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔
ارم کو خود سے بھی اتنی صاف گوئی کی امید نہ تھی کہ وہ زارا کو اس طرح کہے گی۔ سارا نے تعجب سے ارم کو دیکھا اور جتانے والے انداز میں کہا، میرا بچہ ہے یہاں۔ اسے چھوڑنے کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا زارا، آپ نے بچے اور اپنی خوشیوں میں سے اپنی خوشیاں چنی، اب آپ کو پچھتانا نہیں چاہیے۔ تم بالکل عفان کی طرح بات کر رہی ہو۔ سارا کا لہجہ پھیکا پڑ گیا۔ تو کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ نہ جانے ارم اس سے اتنی بحث کیوں کر رہی تھی۔ میں یہاں کسی کو غلط اور صحیح ثابت کرنے نہیں آتی۔ سارا کا لہجہ تیز ہو گیا۔ اپنے بچے سے ملنے آتی ہوں، جب تک عفان اسلام آباد میں ہے میں یہیں رہوں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارم عفان کے رد عمل کا سوچ کر گھبرا گئی۔ بی بی جان سے پوچھو۔ سارا بوتل میز پر پٹک کر چلی گئی۔ اس کی ہیل کی کھٹکھٹ ارم کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ بی بی جان کو جیسے پرواہ نہیں تھی۔ ارم نے دبے لفظوں میں کہا کہ عفان غصہ کریں گے تو اسے مت بتانا۔ بی بی جان جھوٹ کیسے بولوں گی؟ وہ جب بھی فارغ ہوتے ہیں گھر کے بارے میں ایک ایک بات پوچھتے ہیں۔ وہ یہاں صرف اپنے بچے سے ملنے آتی ہے، عفان نہیں ہے۔ وہ 2 دن اپنے بچے کے ساتھ گزار لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ہاجرہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ مگر بی بی جان، عفان، ارم، انہوں نے تحکمانہ انداز میں اس کی بات قطع کی۔ میں اس گھر کی بڑی ہوں اور بہتر سمجھتی ہوں اس گھر میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں۔ سارا 2 دن یہاں رکے گی اور عفان کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے عفان کا ڈر ہے، صرف اس لیے کہ ایک تو عفان ڈسٹرب نہ ہو اور دوسرا گھر کا ماحول بھی خراب نہ ہو۔ مسرت، تم نے بھی سن لیا؟ خاموش کھڑی مسرت گڑبڑا گئی۔ جی میں تو نہیں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے بی بی جان، جیسے آپ کی مرضی۔ ارم کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ رات ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی جب عفان کی کال آ گئی۔ سو تو نہیں رہی تھی، بس تیاری میں تھی۔ اس کا تھکا تھکا لہجہ عفان نے فوراً بھانپ لیا۔ اتنی سست کیوں لگ رہی ہو؟ مجھے مس کر رہی تھی؟ بہت، اس نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ میں بھی۔ واپسی کب ہے؟ بتایا تو تھا۔ وہ اس کے بے تاب لہجے پر مسکرایا۔ میں امی کی طرف چلی جاؤں؟ اتنے بڑے گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ کیسے جا سکتی ہو؟ سب کا خیال کون رکھے گا؟ عفان نے فوراً کہا تو ارم کو برا لگا۔ دل چاہا بتا دے، وہ آئی ہے نا، سب کا 2 دن خیال رکھ لے گی، مگر اس نے لب بھینچ لیے۔ اچھا پرومس میں واپس آ جاؤں، تم 2 دن کے لیے امی کے گھر چلی جانا۔ ارم کی چپ محسوس کر کے عفان نے تسلی دی۔ مانی سو گیا؟ ارم نے مختصر کہہ کر ٹالا۔ وہ مانی کے کپڑے بدلوا رہی تھی جب زارا اپنا سامان لے کر آ گئی۔ میں مانی کے ساتھ رکوں گی۔ تمہیں مشکل ہوگی اور مانی کو بھی عادت نہیں۔ اسے عادت ہو جائے گی۔ زارا نے مسکرا کر بچے کا گال چھوا۔ ارم کو غصہ آ گیا۔ وہ مانی کو سنبھالتی، کھلاتی پلاتی تھی اور وہ آتے ہی اپنا حق جما لیتی ہے۔ مسرت زارا کا سامان لے کر آ گئی۔ عادت ہونے سے کیا ہوگا، تم پھر چلی جاؤ گی، ارم چڑھ کر بولی۔ ارم، زارا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں تم مانی سے بہت پیار کرتی ہو، خیال رکھتی ہو، لیکن کیا مجھے اپنے بچے کے ساتھ 2 راتیں بھی نہیں مل سکتی؟ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ ارم کو اپنے رویے پر شرمندگی ہونے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم دونوں ڈسٹرب ہو گئے اس لیے کہا تھا۔ مسرت، یہ سامان سمیٹ لینا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، عفان نے اس کی بے توجہی محسوس کر کے جلد ہی خدا حافظ کہہ دیا۔ نادرہ نے اپنے اور شبیر کے لیے ناشتہ بنایا ہی تھا کہ شبیر دروازے کے عین سامنے گاڑی رکنے اور دروازے بند ہونے کی آواز پر چونکے۔ یہ تو ہمارے گھر کے سامنے رکی ہے۔ فکر نہ کرو، ہمارا بیٹا اور بہو ابھی نہیں واپس آنے والے۔ نادرہ نے چڑھ کر ناشتہ شبیر کے سامنے رکھا۔ جب سے دونوں گئے تھے، مجال ہے جو وسیم نے رابطہ کیا ہو، الٹا فون بند کر کے بیٹھا تھا۔ سوچا تھا بہو گھر آئے گی تو رونق ہوگی، یہاں تو مجھے تو اندازہ تھا بڑے گھر کی بیٹی ہے، اس کے اور ہی طور طریقے ہوں گے۔ اپنے جیسے گھر میں خاندان میں رشتہ ہوا ہوتا۔ ان کا جملہ درمیان میں ہی رہ گیا جب وسیم اور نتاشا اندر داخل ہوئے۔ حشاش بشاش وسیم، تھکی ہوئی بیزار نتاشا۔ نادرہ سارے گلے شکوے بھول کر پذیرائی کو بڑھی۔ اتنی اچانک بتا دیتے تو ہم کوئی ناشتے پانی کا بندوبست کر لیتے۔ ناشتہ ہم نے کر لیا ہے، اب تو بس آرام کریں گے، بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، نتاشا نے اکتاہٹ سے کہا۔ وہ یہاں سے سیدھے میکے جانا چاہتی تھی، وسیم ادھر لے آیا۔ وہ تھوڑے نخرے کے بعد مان جاتی تھی، شوہر پر احسان رہتا تھا کہ وہ اس کی خاطر کیسے کمپرومائز کر رہی تھی۔ ہاں ریسٹ کرو تم لوگ، شبیر نے کہا تو نتاشا تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دادی ٹھیک ہیں؟ وسیم نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ ہاں مل لو، ہر روز تمہارا پوچھتی ہیں، شبیر نے کہا۔ چلے میں فریش ہو کر پوچھتا ہوں۔ وہ ٹال کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لو بھائی، تمہارے گھر کی رونق واپس آ گئی۔ شبیر نے نادرہ کو دیکھ کر طنز کیا تھا یا مذاق وہ سمجھی نہیں، بس ان کا منہ دیکھنے لگی۔ میں گوشت سبزی لاتا ہوں، اچھا سا کھانا بنا لو، شبیر نے کہا۔
हाँ, राबिया को ना बुला लूँ, उसके अपने घर के काम बहुत होते हैं, खुद ही कुछ कर लो। वैसे भी अब के सोए पता नहीं कब जागेंगे, शबीर ने कहा तो नादरा ने इस बात में सर हिलाया। नताशा एक भरपूर नींद लेकर जागी तो वसीम फ्रेश होकर बाल बना रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? नताशा ने नरम तकिया बाजुओं में दबोचा। थकन अभी भी नहीं उतरी थी, दिल चाह रहा था थोड़ा और सो जाऊं। दादी के पास। तुम भी उठ जाओ, शाम हो रही है। उठती हूँ, उसने जमाई रोकी। फ्रेश होकर दादी के पास आ जाना। मैं नहीं आ रही, उनके कमरे से बहुत स्मेल आती है, नताशा ने नाक चढ़ाई। क्या हो गया है यार? वसीम को नताशा की बात अच्छी नहीं लगी। मैं क्या करूं? तुम्हारी मदर उनको बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं करती, नताशा ने कहकर करवट बदली। वसीम ताज्जुब से सर हिलाता कमरे से निकल गया। सर्दी अभी दूर थी और दादी मोटा कंबल ओढ़े लेटी थी। वसीम को देखकर खुश तो हुई, मगर उनकी खुशी पर नकाहत गालिब थी। उनसे मिलते वसीम को घिन आ गई। नताशा ठीक ही कहती थी, नाकाफ़ी रोशनी, गंदगी का एहसास। अम्मी दादी का बिस्तर तो बदल दिया करें। सिरहाने पड़ी मेज़ पर दवाइयों, शापर और गर्द का राज था। माँ क्या क्या करे, अकेली जान कहाँ कहाँ खपूँ। नादरा दादी के लिए चाय रस्क ले आई। मैंने नहीं पीनी, देखते ही तबीयत मतलाने लगी। मैदे में पहले ही शदीद जलन हो रही थी। दादी को अनार और सेब का जूस बना दे, मुझे तो लगता है कमज़ोरी ज़्यादा हो गई है। वसीम को दादी की रंगत और आंखें पीली पीली लगी। जूस के गिलास का तस्वुर इतना खुशकुन था कि मैदे में ठंडक उतरने लगी, मगर नादरा तुनक कर बोली, तेरा बाप लेकर आया है सेब और जूस। अनार की जगह जूस कह गई। मैं ला दूँगा अम्मी, जब ला दोगे तो बना भी दूँगी। मुझे उठाकर कोई बाहर ही फेंक दे, अल्लाह भी नहीं उठाता। कह कह कर थक गई, ना किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जब कहूँ दर्द हो रहा है, 2 गोलियां देकर जान छुड़ा लेते हैं। दादी रोने लगी। मैं अब्बा से कहता हूँ किसी अच्छे अस्पताल ले जाते हैं। वसीम तसल्लियाँ देकर बाहर निकल गया। नादरा भी पीछे ही निकली। वसीम ने तख्त के पास रुककर तवील सांस भरी। अम्मी दादी का कमरा साफ़ कर दें, नताशा देखेगी तो क्या सोचेगी। हाँ हाँ कर देती हूँ, पर इस उम्र में बूढ़ी जान को अस्पतालों में ख्वार करने की ज़रूरत नहीं। बुढ़ापे में 100 बीमारियाँ जान को लिपटी होती हैं, जो जान लेकर ही टलती हैं। वसीम तख्त पर बैठ गया। वो कौन सा लेकर भागा जा रहा था? कितने दिन लगा कर आए हो? फ़ोन भी बंद था। घर की याद नहीं आई? घर की याद? वसीम को हंसी आ गई। वो जहाँ ठहरा था, जिन सहूलियात और लग्जरी लाइफ को चख कर आया था, वहाँ बैठकर ये घर किसे याद आएगा? नादरा और शबीर कुरेद कुरेद कर छोटी छोटी बातें पूछते रहे। वो बताता रहा और भूल गया कि दादी के लिए फल लाना है। दादी को अंदर आवाज़ें आ रही थी, मगर उन्होंने लब भींचकर आंसुओं को बहने दिया। पेट दर्द में शिद्दत आने लगी थी। उन्होंने घुटने सुकेड़कर पेट को दबा लिया। तुम लोगों ने तो खूब शॉपिंग की होगी। वो क्या पूछना चाह रही थी वसीम समझ गया था। वहाँ बहुत महंगाई थी अम्मा। नताशा ने अपने लिए कुछ चीज़ें ली हैं, मैं तो सब शादी में खर्च कर चुका हूँ। मेरी तो जेब खाली थी। सारा खर्चा नताशा ही कर रही है। पता नहीं कहाँ कर रही है, किसी को एक जोड़ा तक ना दिया। तुम्हारी फूफी इतनी बातें सुना गई हैं, नादरा कब तक सब्र करती। जहेज़ भी नहीं दिया, मैंने तो सुना। वसीम ने तेज़ी से माँ की बात काट दी। जो भी सुना है उसे रहने दें, मुझे पता है मैंने क्या करना है। तभी नताशा आ गई। जहेज़ के कीमती जोड़े में मलबूस सास ससुर को बेहद मामूली लगी। उसके साथ जो पैसे की दिलकशी थी सब उड़नछू हो गई। कल बुला लेती हूँ राबिया और सानिया को, दुल्हन की खीर पकाई की रस्म ही हो जाए। नादरा ने सोचा और तो कुछ हाथ ना आया, घर के काम ही करवा लें, कुछ तो पता चले कि घर में बहू आई है। वो किस लिए? टांग पर टांग रखे पाँव झुलाती नताशा चौंकी। रस्म है, अब घर के कामों में हाथ नहीं डालोगी? नादरा ने बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा, मगर तीखी नज़र से नताशा को घूरा। नहीं, मैंने तो कभी घर के काम नहीं किए। नताशा ने कंधे उचकाए। वसीम ने जज्बस होकर माँ को देखा। उन्हें हर बात में ही जल्दी होती थी। तुम्हारे घर में तो मुलाजिम होंगे, हमारे यहाँ तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। शबीर ने शायद पहली बार बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। तो क्या करें, पहले भी आंटी करती थी, अब भी कर लेंगी। शबीर तो बहू की ढिठाई पर अश अश कर उठे। नादरा के तन बदन में आग लगी। जी में आया एक बार तो आसफा बनकर दिखा दें। एक तो इतनी हिम्मत ना दी, दूसरा नई नवेली बहू का लिहाज कर गई। क्या मेरे आने से काम बढ़ गया है? नताशा ने उनकी हालत से हिज़ उठाते मासूमियत से सवाल किया। संवाने का दस्तूर है, बहू आकर घर संभालती है। आखिर मैं कब तक पका पका कर खिलाऊंगी? नादरा ने मदद तलब निगाहों से बेटे को देखा। वसीम ने कुछ कहने को लब खोले, नताशा ने मौका ही नहीं दिया। तो क्या सिर्फ मेरे लिए पकाएंगी? इससे पहले घर में खाना नहीं बनता था आंटी? उसने टांगें सीधी की और ज़रा सा आगे झुकी। देखिए आंटी, मेरे लिए पकाना मसला है तो मत पकाएं, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँगी, मगर मैं मुलाजमा बनकर सबकी खिदमत करूँगी तो ये मुमकिन नहीं है। बात ख़त्म, किस्सा पाक।
अब चलें वसीम। गाड़ी की चाबी पहले ही नताशा के हाथ में थी और वसीम की लगाम भी। दोनों ये जा वो जा। पीछे रह गए सास ससुर, तो उनके हलक से बहुत देर तक कोई आवाज़ ना निकली। हसीन और जमील अमीर घर की बहू पेटे के सामने ज़ुबान चला गई, दूध का दूध और पानी का पानी कर गई। अंदर से दादी की कराहें बुलंद होने लगीं। नादरा ने गुस्से से जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो अपनी बहू की जिम्मेदारी ना थी तो सास उनकी जिम्मेदारी कहाँ से हो गई। शबीर ने बेबसी से बंद दरवाजे को देखा, माँ की कराहें सुनी और सर झुकाकर वो हकीम साहब से दर्द की दवा लेने चले गए। सानिया माँ से मिलने आई थी। आते हुए एक खूबसूरत सा जोड़ा भी ले आई। माँ के आंसू जो साफ़ करने थे, जो बहू के घर आते ही रवां हो गए थे। वसीम को अपनी जॉब पर जाना पड़ गया। वो दादी से वादा करके गया था कि छुट्टी वाले दिन उन्हें शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाएगा। माँ सदके जाए, मेरी बेटी को मेरा कितना ख्याल है। यहाँ तो अपने लिए बैग भर भर के आ गए और हमारी दफ़ा महंगाई हो गई। सबका ख्याल था कि वसीम के जाते ही वो मैके चली जाएगी, मगर नताशा ने यहीं रहना पसंद किया। तौर तरीके भी मर्ज़ी के थे। सारी रात मूवीज़ देखना, दोपहर तक सोना। घर में कुछ पसंद का पका होता तो ठीक, वरना ऑर्डर कर लेती या गाड़ी लेकर निकल जाती। अब नादरा के पास जलने कुड़ने के सिवा रहा ही क्या था। शबीर ने सख्ती से मना किया था, वसीम के आने तक नताशा को हरगिज़ ना छेड़ा जाए। वो खुद वसीम से बात करेंगे कि शरीफ घर की बहू बेटी के ये वतीरे नहीं होते। नादरा ने चुप साध ली कि यहाँ तो बेटी का भी यही चलन था, बहू से क्या कहती। कमरे से निकलती नताशा ने नादरा का जुमला सुन लिया तो हंस पड़ी। क्या करूँ, जितनी मेरे शोहर और बाप की कमाई है उतना ही खर्च करूँगी। बात कमाई की नहीं, दिल की होती है। अब हर किसी का दिल सानिया जितना खुला तो नहीं होता। सानिया ने तंजिया अंदाज में कहा तो वो मज़ीद खिलखिलाई। फिर तो तुम अपनी सास के लिए भी जोड़ा लाई होगी। सानिया और नादरा तिलमिला ही उठी। कमबख्त ने कैसा ताक कर निशाना लगाया था। बस हो गया मुंह बंद। नताशा ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर सतून से टेक लगाई। अपने काम से काम रखो, मुझसे उलझने की ज़रूरत नहीं। सानिया गुर्राई। तुम भी अपने घर में दिल लगाओ। पहले तो सास ससुर के साथ ना बनी, अब क्या शोहर के साथ भी गुजारा नहीं। तुम मेरे यहाँ आने पर कैसे एतराज़ कर सकती हो, मेरे बाप का घर है। सानिया बिफर कर खड़ी हुई। हैसियत बदल जाए तो हकदार भी बदल जाते हैं। नताशा ने उसकी आंखों में आंखें डाली। अब ये मेरा घर है। दो शेरनियाँ आमने सामने खड़ी एक दूसरे को चीरने फाड़ने को तैयार खड़ी थीं। नादरा बौखला गई। बस करो, ये क्या तेरा मेरा लगा लिया है। ये बेटी है, तुम बहू। अपनी बेटी से कहें ये बात याद रखे, मैं बहू हूँ और घर हमेशा आने वालियों के होते हैं। नताशा की गर्दन में सरिया था, कहकर वापस कमरे में चली गई। वसीम से शादी के लिए कैसे मेरी चमचागिरी करती थी और अब आते ही मालकन बन बैठी। मेरा बाप अभी ज़िंदा है तो मेरा हक कभी भी ख़त्म नहीं करवा सकती। नादरा ने घबराकर सानिया का बाजू पकड़ा। दफ़ा कर, मैं कर लूँगी ठीक, बस वसीम के आने की देर है। कर ही ना लें। सानिया ने गुस्से से बाजू छुड़ाया। सारी ज़िंदगी नंद से डरकर गुजार दी, अब बहू से दब कर रहें। वो गुस्से से बैग उठा, ये चा वो चा। बाहर निकलकर गहरी सांस ली, फिर गर्दन घुमाकर ससुराली दरवाजे पर निगाह दौड़ाई। ना मैका रहा ना ससुराल। दिल में अजीब सा एहसास जागा, जिसे दिलो दिमाग से झटक कर वो तेज़ी से गली पार कर गई। वसीम का दिल चाहा दोनों कानों पर हाथ रख ले। उसने बेजारी से मोबाइल को देखा, जिसका स्पीकर ऑन था और अम्मा की आवाज़। इंसान थका हारा ऑफिस से घर आए तो घर से आई कई मिस्ड कॉल्स को देखकर नंबर मिला बैठे कि कहीं घर में कोई इमरजेंसी ना हो गई हो, और सामने ये सब सुनने को मिले। उसने शर्ट के बटन खोले और मोबाइल का स्पीकर बंद करके कान से लगा लिया। अम्मा, खुदा का वास्ता है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। घर से दूर 100 मुसीबतें देखता हूँ। आपको पैसे कमा कर भिजवाता हूँ, इसलिए कि आप मुझे इस तरह परेशान करें। नताशा ने ये कर दिया, नताशा ने वो कर दिया। ये छोटे मोटे मसले आप घर में हैंडल नहीं कर सकती। मैं तो ये बता रही हूँ कि तुम्हारी बीवी। नादरा की हवा वसीम के लहजे पर ही निकल गई। न जाने किस ज़ौम में काल मिला ली थी। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत में एक छोटे से घर में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ इतनी दूर हूँ, वो वहाँ ससुराल में रह रही है, मगर आप और आपकी बेटियाँ ये नहीं होने देंगी। वसीम के मुंह से गोया आग निकल रही थी। मेरी बेटियों ने क्या कर दिया है? नादरा को तप चढ़ गई। हर दूसरे दिन यहाँ मौजूद होती हैं, उनका अपने घरों में दिल नहीं लगता, और आप भी उनकी बातों में आकर नताशा को सुनाना बंद करें। नादरा के हाथ पांव भूल गए। यहाँ तो वसीम के पहले ही कान भरे जा चुके थे। हाँ तो वो कौन सा उन्हें पका पका कर खिलाती है। अम्मा, वसीम ने गहरी सांस भर के खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। ये घर के कामकाज इतना बड़ा मसला नहीं है जो आप नताशा को और मुझे परेशान करें। ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। छुट्टी पर घर आऊँगा, जो शिकवे शिकायतें करनी हो कर लेना। उसने कहकर कॉल काट दी। एक छुट्टी का दिन घर में गुजारना मुश्किल होने लगा था। नताशा का हौसला था जो वहाँ रह रही थी। वसीम ने दिल ही दिल में दाद दी।
दूसरी तरफ नादरा बेजान होकर तख्त पर बैठ गईं। वो बहुत सुघड़ खातून ना थी, मगर मारे बांधे सही काम तो करने पड़ते थे। खाना बनाना, सफाई, धुलाई। दादी अब बिस्तर से उठ भी ना पाती थी। एहसान जताकर रो पीट कर ही उनके काम तो करने पड़ते थे। और बेटे ने कितनी आसानी से कह दिया, घर के काम कहाँ मसला है। उन्होंने अपने हाथों को देखा, अब पहले सा दमखम कहाँ रहा था। थकन रोम रोम में उतरने लगी। अंदर दादी न जाने किस काम के लिए चिल्लाने लगी थी। यही मर जाए तो जान छूटे। सारा गुस्सा बूढ़ी जान पर मुंतकिल हो गया। वो कब से कॉरिडोर के आखिरी स्टेप पर खड़ी लॉन में बिखरे रंगों को देख रही थी। उसका बचपन इन फूलों के साथ गुजरा था। उसका लड़कपन इन दरख्तों की छाँव में बीता था। अपने घर में तो दिल ही नहीं लगता था। दोस्ती अफान से थी, मोहब्बत ज़ुबैर से हुई। उसकी आंखों में नमी चुभने लगी। अफान और वो हर शाम यहाँ बैडमिंटन खेला करते। कितनी डांट पड़ी थी जब बीबी जान ने खुशखबरी के बाद उसके हाथ में रैकेट देख लिया। वो रोने वाली हो गई। क्यों डांट रही हैं? मैंने कहा था वो तो खेल भी नहीं रही। अफान फ़ौरन मदद को आया। वो क्या होता है, अब तुम्हारी भाभी है, एहतराम का रिश्ता बन गया है, एहतराम किया करो। बीबी जान ने लताड़ कर रख दिया तो वो भाभी भाभी कहकर हंसने लगा। मुंह बंद करो वरना काल करके ज़ुबैर को बताऊंगी तुम मुझे तंग करते हो। जाओ बता दो। अफान जाओ पता करो भाई की फ़्लाइट कब है। और फ़्लाइट कभी नहीं आई। वो 19 साल की उम्र में बेवा हो गई थी। ज़ारा, इरम की आवाज़ पर ज़ारा ने हाथ की पुश्त से चेहरा साफ किया। आपको बीबी जान बुला रही हैं। इरम, क्या अफान अब भी बैडमिंटन खेलता है? इरम ने रुककर हैरत से ज़ारा को देखा। उसे नहीं पता था कि अफान कोई गेम भी खेलता था। उसने हमेशा अफान को बिजनेस के झमेलों में उलझते ही देखा था। ज़ुबैर को पसंद नहीं था, मगर मैं और अफान बहुत खेलते थे। उसे खामोश देखकर ज़ारा ने बात बढ़ाई। बहुत बदल गया है, अब तो पहचाना ही नहीं चाहता। मैंने ये घर, अपना शोहर और दोस्त खो दिया। मेरे खसारे कौन गिने? इरम ने उलझकर ज़ारा को देखा। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा साफ करके मुड़ी। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने रात मेरी बहुत हेल्प की। रात को ज़ारा ने मुसरत को भेज दिया था। आधी रात को मानी ने उठकर रोना शुरू कर दिया। इरम उसके मुसलसल रोने पर उठकर गई, फिर उसी ने बच्चे को संभाला। तुमने ठीक कहा था, उसे मेरी आदत नहीं रही। मुसरत को अपने पास रोक लिया करें, वो संभाल लेती है। एक रात की तो बात है, अजीब बिखरा तड़पता लहजा था। अफान आ जाएगा तो मुझे कौन सा ठहरने देगा। ये घर जो कभी मेरा अपना था अब कितना पराया हो गया है। फूलों पर मंडलाती तितलियां ठिठक कर रुकीं। उनके परों की थरथराहट में अजनबियत थी। इस घर में कोई मुझे नहीं पहचानता। ज़ारा के अंदर वहशत उतरने लगी। उन आंखों के वहशीपन से घबराकर इरम पूछ बैठी, इस घर के मकीनों से इतनी मोहब्बत थी तो हमेशा के लिए रुक क्यों ना गई? उसने ज़रा रुक कर जुमला मुकम्मल किया। अफान से शादी करके। शायद यही वो बात थी जो इरम को तंग कर रही थी। ज़ारा यहाँ आती थी, अफान की गैर मौजूदगी में आती थी, क्योंकि उसकी गुफ्तगू में अफान का जिक्र आता है। क्या वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है? खुश है तो इतनी बेचैन क्यों है? यहाँ से जाकर पछताती क्यों है? कुछ ऊट पटांग ख्याल खुदरू झाड़ियों की तरह उसके अंदर उगने लगे थे, जिनसे वो खुद ही उलझती जा रही थी। ज़ारा की आंखों की कैफियत अजीब थी। वो उसे अजीब टटोलती नज़रों से देख रही थी। ना करो यार, उबैद की पे इतनी कम भी नहीं है। फ़रूख उसकी बात सुनकर हंसने लगा। सानिया को शर्मिंदगी होने लगी। पता नहीं वो जितना फ़रूख के सामने भरम रखने की कोशिश करती, उतना उसी के सामने मामलात खुलते थे। उसने तो काल करके नादरा से कुछ पैसे उधार मांगे थे। उसे क्या पता था कि वहाँ फ़रूख आया बैठा है। ऊपर से नादरा, जिसे पर्दे में बात करना आता ही ना था। इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। उबैद ने पूरी तनख्वाह उसके पास रखी थी। सानिया ने भी यकीन दिलाया था कि इस बार खर्चा सोच समझ कर करेगी। वो नहीं चाहती थी कि उबैद उसे फूहड़ समझकर अपनी तनख्वाह देना ही बंद कर दे, मगर हथेलियों में तो सुराख थे, ऊपर से सानिया की शाह खर्चियाँ। अब महीने के आखिरी दिनों में वो घर में चकचक नहीं करवाना चाहती थी। फ़ौरन ही फ़रूख की कॉल आ गई। बस इस बार खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया। वसीम भाई की शादी भी तो आ गई थी। तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, पीछे अपने घर वालों को पैसे भेज रहा होगा। अरे नहीं, पूरी तनख्वाह मेरे पास ही होती है। सानिया ने पेशानी मसली। कभी नहीं सोचा था इस तरह आम औरतों की तरह बैठकर 2 और 2 4 करेगी। कितने पैसों की ज़रूरत है? अरे नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। उसने फ़ौरन इनकार किया। तुम्हारा कज़न हूँ, कर्ज समझ कर ले लो, जब सहूलत हो वापस कर देना। उसने इतनी अपनाहियत के साथ बार बार इसरार किया तो सानिया सोच में पड़ गई। उबैद से बेइज्जती करवाए या फ़रूख की ऑफ़र कबूल करे? वो शशो पंच में ही थी कि फ़रूख ने 2 टोक लहजे में कह दिया, मैं मामी को दे जाऊँगा, वहाँ से ले लेना। और सुनो, ये हर बात के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहा करो।
आइंदा के लिए ऐप डाउनलोड करो ताकि ज़रूरत पड़े तो किसी से भी बराह रास्त पैसे मंगवा सको। इस तरह राजदारी भी रहेगी। राजदारी वाली बात उसे ठीक ही लगी, क्योंकि जब नादरा से पैसे लेने गई तो उन्होंने सानिया को ही लताड़ दिया कि उसने फ़ारूक से पैसे क्यों मांगे, तो आप दे देती। सानिया चिढ़ गई। मेरे घर दरख्तों पर लगते हैं, नादरा उससे ज़्यादा जिच थी। तुम्हारी दादी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, घर में एक पैसा नहीं, तुम भी हाथ रोक कर खर्च किया करो। मुझसे नहीं हाथ रोका जाता। तुम्हारी फूफी को पता चल गया ना, सारे ज़माने में नशर करेंगी। उन्होंने पैसे देते ही लताड़ा। उन्हें कौन बताएगा, और खुदा के लिए राबिया से भी जिक्र ना करना, कर दूंगी जल्दी वापस। सानिया ने पैसे जल्दी से पर्स में डाल लिए। आपकी बहू रानी का क्या हाल है? छोड़ो, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। सानिया ने दुखती रग पर हाथ रख दिया था। सारा दिन सोती है, रात भर वसीम के कान भरती है, ऊपर से ये नमूना उठाकर ले आई है। सानिया ने उनकी नज़रों के ताक़ुब में गर्दन घुमाई और चौंक गई। साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस, सलीके से बालों की चोटी बनाए वो 30 साला दुबली पतली खातून नाश्ते से भरे लवाजमात की ट्रे लिए किचन से बरामद हुई। सानिया को वो अपनी माँ से ज़्यादा साफ सुथरी लगी। ये कौन है? मेरा नाम बानो है, मैडम मुझे यहाँ काम के लिए लाई हैं। खुश इखलाक भी थी, तभी रुक कर तारुफ करवाने लगी। सानिया का मुंह खुल गया। अम्मा, घर में मुलाजमा भी रख ली और बताया ही नहीं। नादरा के मुंह के जाविये बिगड़ गए। ये इतना एहतमाम मेरे लिए है? माशाअल्लाह। सर पर जो खड़ी थी इसलिए सानिया को यही लगा। नहीं, वो जल्दी से मुड़ गई। ये तो नताशा बीबी के लिए है, आपके लिए आकर चाय बनाती हूँ। सानिया खजल सी हो गई। करवाओ खातरदारी, नादरा ने तंज किया। बहू पर तो जोर नहीं, मुलाजमा पर तो रौब रख लें, और ख़बरदार जब घर के किसी काम को हाथ लगाया हो। नादरा चुप ही रही। अभी तक बानो की हैसियत समझ में नहीं आई थी। वो सारे घर के कामों के लिए रखी गई थी या सिर्फ शहजादी नताशा की खिदमत गुजारी के लिए? मैं दादी से मिला हूँ। सानिया को दादी का ख्याल आ ही गया। उन्होंने बूढ़ी नम गदली आंखें बमुश्किल खोलीं। कौन है? दादी, मैं हूँ सानिया। अच्छा। उन्होंने कुछ भी कहे बगैर दोबारा आंखें मूंद लीं। सानिया को अजीब वहशत सी हुई। अम्मा, खुदा के लिए दादी को डॉक्टर के पास ले जाएं, उनकी हालत ठीक नहीं है। मैंने लेकर जाना है, बाप से कहो या भाई से। नादरा उसी पर चढ़ दौड़ी। सानिया कान लपेट कर निकल आई। अलबत्ता राबिया को कॉल करके बता दिया था। वक्त निकाल कर दादी को देखा है। वो जज्बज होने लगी। सारी दुनिया मसरूफ़ है, बस एक राबिया ही फारिग थी। मैंने कहा था तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी, वसीम शर्मिंदगी से कहने लगा। बेड पर नीम दराज नताशा मुस्कुराई। मोबाइल को एक कान से दूसरे कान पर मुंतकिल किया। हमारे घर का माहौल बहुत मुख्तलिफ है। तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगी। मेरे पास हर मसले का हल होता है। अब देखो, तुम्हारी अम्मी को मेरे काम ना करने पर एतराज़ था और मुझे काम करने पे। अब बानो आ गई है, सारा कुछ देख लेगी, तुम्हारी अम्मी का बोझ भी बांट लेगी। थैंक यू सो मच एंड लव यू। वसीम निहाल हो गया। उसकी बीवी उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि किसी मसले को वसीम तक आने ही नहीं देती थी। लव यू मोर। बानो को आता देखकर नताशा ने वसीम को खुदा हाफिज़ कह दिया। बानो ने नाश्ते की ट्रे मेज़ पर रखी। बाहर कौन आया है? नताशा ने बेड क्राउन से टेक लगाकर तहकुमाना अंदाज में पूछा। सानिया बीबी आई हैं, बानो जवाब देकर जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? उनके लिए चाय बनाने। मैंने तुमसे कहा है, नताशा ने ठंडे लहजे में पूछा। बानो गड़बड़ा गई। जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तुम किसी का कोई काम नहीं करोगी। बानो के चेहरे पर कोई हैरत ना उभरी। वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से तमाशे देख चुकी थी। तुम यहाँ सिर्फ मेरी मुलाजमा हो? जी। कमरा ठीक करो, मैं अपनी नंद से मिला हूँ। नताशा ने कंबल उतारा। वो मुझे आपको एक बात बतानी थी, बानो ने हल्के से तजब्जब के साथ कहा। इस घर के मकीनों और नताशा की हैसियत में क्या फ़र्क है उसने जान लिया था। सानिया नताशा का सामना किए बगैर वहाँ से निकलना चाहती थी, मगर वो बोतल के जिन की तरह नाजिल हो गई। तुम जा रही हो, भाभी से मिलकर नहीं जाओगी? सानिया को उसकी महजूज सी मुस्कुराहट ने तपा कर रख दिया। भाभी 12 बजे से पहले कमरे से ना निकले तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बैठकर इंतज़ार करूं। तुम ही तो कहती थी कमरे से उस वक्त निकलो जब सास नंदे घर का सारा काम समेट लें। इस मामले में मेरी उस्ताद मोहतरम तुम ही तो हो। नादरा ने गड़बड़ाकर सानिया को देखा, जिसका गमो गुस्से से बुरा हाल था। मेरी जान, तुम्हारे पढ़ाए सारे सबक मुझे अच्छी तरह याद है कि ससुराल में किस तरह रहना है। हम बेस्ट फ्रेंड थे ना, और तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। मासूमियत से दोस्ताना लहजे में बोलती नताशा कैसी जहर लग रही थी। कोई सानिया के दिल से पूछता। तब तक ये नहीं पता था कि भला हमारे सर मुंडेगी। सानिया ने दांत कचकचाए। मैंने नसीहत पकड़ ली है, ज़िंदगी में कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी भाभी ना बनाओ। नताशा कंधे उचकाते हंस पड़ी।
कम वक्त को अंदर की हर बात का पता होता है। जैसे तुम्हें पता था कि इरम और उसके घर वाले कितने सादा लोग हैं, जैसे मुझे पता है मेरी सास नंदे कितनी मक्कार हैं। जुबान संभाल कर बात करो नताशा, तुम हद से बढ़ रही हो। सानिया बिफर कर खड़ी हुई। अम्मी देखें मुझसे कैसे लड़ रही है, नताशा ने इतने लाड से नादरा से कहा जैसे सास बहू में बला की यह गानगत हो। वसीम को पता चल गया कि उसकी बहनें घर आकर मेरी इतनी बेइज्जती करती हैं तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। अपनी बेटी को पटाखा बनाकर ससुराल भेजने वाली नादरा ने एक लम्हे को भी ना सोचा होगा कि अगर ऐसा कोई पटाखा उनके घर फूट गया तो क्या बनेगा। बस करो तुम दोनों, सानिया अब जाओ, तुम्हें देर नहीं हो रही। नादरा बौखला गई। पहले ही न जाने वसीम को क्या क्या झूठ सच बताती रहती है। जा रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं इसकी मनहूस शक्ल देखने का। सानिया गुस्से से अपना पर्स उठाकर चली गई। देखिए मुझे मनहूस कह गई है। नताशा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू धर आए। नादरा का दिल डूब सा गया। तुम खाना नहीं खाओगी? उबैद हाथ धोकर आया तो सानिया खाना रखकर पलट रही थी। तभी बेइख्तियार पूछ बैठा। वो खामोशी से कमरे में चली गई। इतने नखरे? उबैद ने बेजारी से सालन प्लेट में निकाला। तभी सानिया ने पैसे लाकर मेज़ पर रख दिए। उम्मीद है अब तुम मैनेज कर लोगे। सानिया के लहजे में तंज था। कल ही पैसों को लेकर उनके दरमियान कुछ तल्ख कलामी हुई थी। कहाँ से आए? उबैद ने संजीदगी से पूछा। कहाँ से आएंगे, अम्मा से उधार लिए हैं। वो कुर्सी खींचकर बैठ गई। सानिया अब मुझे इस तरह जलील करवाओगी? उबैद को ताव आ गया। वो क्या कहते होंगे, मैं अपना घर भी नहीं चला सकता। तो क्या करूं? सानिया ने हाथ में पकड़ी प्लेट पटकी। ना तुम इस तरह जीने देते हो ना उस तरह। मैंने तो सोचा भी नहीं था अम्मी की तरह मुझे भी महीने के आखिरी दिनों में पाई पाई का हिसाब देना होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उबैद का तेज़ लहजा नरम पड़ गया। हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाएंगी तो हम बजट बनाकर चलेंगे, बिल्कुल अम्मी की तरह। उबैद का लहजा खोस आ गया। बहुत बरकत थी अम्मी के हाथ में, महीना ख़त्म हो जाता था, पैसे ख़त्म नहीं होते थे। तो यूँ करो अपनी अम्मी से ही बजट बनवा लिया करो। सानिया को तो आग ही लग गई। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? उबैद को गुस्सा आ गया। अब उसकी माँ का जिक्र सुनना भी गवारा ना था। हर बात में अम्मी अम्मी, माँ का पहाड़ा ही ख़त्म नहीं होता। वो गुस्से में बड़बड़ाती कमरे में घुस गई। उबैद ने भी प्लेट परे धकेल दी। सामने पड़ा खाना जहर हो गया था। फिर घर से ही निकल गया। सानिया को लगा गुस्सा ठंडा होने पर वो उसे मनाने आएगा, मगर बहुत देर तक जब कोई आहट ना हुई तो वो बेचैन हो गई। अब क्या कर रहा है, अंदर क्यों नहीं आता? मजबूरन उठकर बाहर आना पड़ा। खाना और पैसे वैसे ही पड़े थे। उबैद घर से गायब था। सानिया को गुस्से से ज़्यादा रोना आ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, नताशा ने पिज़्ज़ा खाते हुए कहा। आज आलू गोभी पक्की थी जो उसके हलक से तो उतरती ही ना थी, सो उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। और मेरी जान खाई हुई है कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, जल्दी भेजो। वसीम ने बेचैनी से पेशानी मसली। बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर बताना भी ज़रूरी था। मगर उबैद की आमदनी इतनी कम तो नहीं कि सानिया के खर्चे पूरे ना कर सके। उस दिन मुलाजमा ने नादरा को देख लिया था कि उसने सानिया को पैसे दिए थे। जाहिर है उसने नताशा को बताना ही था। नताशा को यही लगा कि उसके शोहर की कमाई बेदरेक लुटाई जा रही थी। उसकी आमदनी कम नहीं होगी, मगर सानिया की ख्वाहिशात बेबहा हैं। महीने के शुरू में शॉपिंग, होटलिंग और आखिर में इस तरह मैके से पैसे हथियाना किस कदर शर्मनाक है। तुम कौन सा अमेरिका में बैठे डॉलर्स कमा रहे हो, और असल में तो तुम्हारी अम्मी को एहसास करना चाहिए वो किस तरह तुम्हारी मेहनत की कमाई बेटियों पर लुटा रही हैं। एक मैं हूँ कि मुलाजमा की तनख्वाह तक पापा से लेकर दे रही हूँ। मैं अम्मी से बात करता हूँ। उसका क्या फ़ायदा? वो तो यही कहेंगी कि मैंने तुम्हारे कान भरे हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब से चल रहा है। तो इसका कोई हल तो होगा ना, या इसी तरह अपनी कमाई खामोशी से लुटाता रहूं? वसीम झंझला गया। हल तो है। नताशा ने बचा हुआ पीस डब्बे में रखा। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो। और एतबार की क्या बात थी? इस वक्त वसीम को सबसे ज़्यादा एतबार अपनी जान निसार, वफादार और ईमानदार बीवी पर ही था, वरना माँ बहनों ने तो हमेशा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ही किया था उसे। नताशा उसे धीमे लहजे में समझाने लगी कि अब उन्हें किस तरह चलना है। वसीम की तमाम डोरें अब उसी के हाथ में थीं। वो जब चाहती और जो डोर चाहती हिला देती थी।